Bismillahirrahmanirrahim. My name is Saleha Zulfikar. Today we will talk about a figure who has so many talents at the same time. T.S. Eliot को एक प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल है मॉडर्न लिटरेचर के अंदर. उसकी कुछ रीजंस हैं. फर्स्ट रीज़न इज़ ही वाज नॉट ओनली अ पोएट. ठीक है, टी.एस. एलियट की बात कर रही हूँ कि अगर सारे पोइट्स को देखें, फॉर एग्जांपल हमने जॉर्जियन पोइट्स को डिस्कस किया है, फ्रेंच पोइट्स को डिस्कस किया है, उसमें प्रोमिनेंट फिगर्स को डिस्कस किया है, ए.ई. हाउसमैन को डिस्कस किया, रॉबर्ट ब्रिजेस को डिस्कस किया है, जी.एम. हॉकिंस को डिस्कस किया है, अज़रा पॉन्ड को डिस्कस किया है, लेकिन द पोइट हु इज़ सेकंड टू नन इज़ ओनली वन एंड दैट इज़ टी.एस. एलियट. टी.एस. एलियट को एक प्रोमिनेंट प्लेस हासिल है, पोजीशन हासिल है मॉडर्न पोइट्री के अंदर. उसकी बहुत सारी वजहें हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बंदे के अंदर बहुत सारे टैलेंट थे और वो किस किस तरह के थे, और विद द हेल्प ऑफ एविडेंस वी विल सी इन हिज राइटिंग कि वो किस तरह से, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू. फर्स्ट बुलेट इज़ टी.एस. एलियट्स इन्फ्लुएंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका इन्फ्लुएंस क्या था कि 20th सेंचुरी लिटरेचर के अंदर, पोइट्री के अंदर ऐसा कोई राइटर नहीं है जो इससे ग्रेटेस्ट था. ये सबसे ग्रेटेस्ट था, यूँ याद रखें. इसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मल्टी टैलेंटेड था. कौन कौन से टैलेंट थे? ही वॉज नॉट ओनली ए पोएट. हम उसको एज ए पोएट आज डिस्कस सिर्फ नहीं करेंगे. ही वॉज ऑल्सो ए क्रिटिक. पोएट का तो पता है, क्रिटिक भी था, यानी जजमेंट पास करता था लोगों के कामों पे, प्रेज करता था, क्रिटिसाइज करता था. समझ आ रही होगी. ट्रेडिशनलिस्ट से क्या मुराद है कि जो पुराने पोइट्स थे, फॉर एग्जांपल क्लासिक्स थे, रोमन से रिलेटेड, रोमन लिटरेचर से रिलेटेड, ग्रीक लिटरेचर से रिलेटेड, सो उसका इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था. इट्स ए डिबेट कि वो यूज़ करता था इनके रूल्स को, नहीं यूज़ करता था, वो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन उसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज था कि समटाइम्स वो एलूजन रेफरेंसेस यूज़ करता था उनके. फॉर एग्जांपल कोई अगर उसको क्लासिकल लिटरेचर से कोई सेटिंग कोई कैरेक्टर पसंद आ गया तो वो इसके अंदर रेफरेंस देगा मॉडर्न लिटरेचर के अंदर उसका, यानी दिखता है कि इसके ऊपर ये कैसे क्लासिकल पोइट भी था, कैसे ट्रेडिशनल पोइट भी था, क्योंकि वो एडमायर करता था उनकी ट्रेडिशंस को, वो उनको इनकरेज करता था. वो कहता था वी कॉन्ट फॉरगेट द पास्ट. हम तो पास्ट से कनेक्टेड हैं. आज हम जो भी लिख रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ट्री की एग्जांपल देती हूँ. ट्री जो होता है एकदम से उस पर फ्रूट नहीं आता. उसके अंदर पास्ट में उसमें बीज बोया गया था, लाइक उसके अंदर रूट्स थी. ओके उसके बाद जो है उसके अंदर से बुशेज़ निकली, उसके बाद ब्रांचेज, उसके बाद जाके फ्रूट लगे. यानी अगर किसी चीज़ की अगर हमने देखना है कि वो कंप्लीट है तो वो किस तरह से, उसके अंदर पास्ट में भी कुछ किया गया था उससे रिलेटेड, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी. ठीक है, यानी वो पास्ट को बहुत प्रेज करता था, पास्ट के समटाइम रेफरेंसेस डालता था. फॉर एग्जांपल उसको एक होमर की एक राइटिंग है ऑडिसी, उसके अंदर कुछ रिलीजियस रेफरेंसेस हैं वो अपनी राइटिंग्स के अंदर टी.एस. एलियट यूज़ करता है, जो शो करता है कि वो कैसे एक ट्रेडिशनलिस्ट था. मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे वो ट्रेडिशनलिस्ट था. ट्रेडिशनलिस्ट से मुराद पुराना क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करना या फिर उनको मानना, उनको इनकरेज करना, उनसे इंस्पायर होना या उनका इन्फ्लुएंस होना. ठीक है. इनोवेटर से क्या मुराद है? देखें, ये जो था कंबाइंड्स ऑपोजिंग ट्रेड से क्या मुराद है कि मल्टी टैलेंटेड इस तरह से था कि अगर पोइट है तो क्रिटिक भी है, यानी कि सिर्फ पोइट होगा. अगर ट्रेडिशनलिस्ट है तो इनोवेटर भी है. इनोवेटर से क्या मुराद है कि आज की बात भी करेगा. फॉर एग्जांपल वो मानता था कि हमें क्लासिसिस्ट्स को प्रेज करना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन दैट डजेंट मीन कि हम उनको इमिटेट करना शुरू कर दें. वो नियो क्लासिसिस्ट, यानी जब मैंने आपको पोप वगैरह पढ़ाए थे, तो दैट डजेंट मीन कि उनको फॉलो करना जैसे वो करते थे. वो कहते थे जो रूल्स जो हमारे एंशियंट राइटर्स ने सेट किए, हमारे क्लासिकल राइटर्स ने सेट किए, हमने उन्हीं को प्रेज करना है, उन्हीं को लिखना, उन्हीं को इमिटेट करना, उन्हीं को कॉपी पेस्ट करना है. लेकिन ये जो था ये कहता था सीखो उनसे, लेकिन आज की बात करना, आज के थीम्स को उठाना. फॉर एग्जाम्पल हमने उनसे सीख लिया, ठीक है, कि कैसे वो जर्नी वगैरह की बात करते थे, सफ़र उनके ज़माने में कुछ और तरह के होते थे,
उनके ज़माने में कुछ और बातें होती थी, आज के दौर में साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तो हम उसी थीम्स पे बात करेंगे, उसी हवाले से सेटिंग भी चूज़ करेंगे, उसी हवाले से हमारे कैरेक्टर्स भी होंगे और उसी हवाले से हम उन्हीं थीम्स को डिस्कस करेंगे। जैसे वर्ल्ड वार 1 चल रही है तो हम वही बात करेंगे, लेकिन न्यू स्टाइल में डिस्कस करेंगे, मॉडर्न स्टाइल में डिस्कस करेंगे, उनसे सीखने को लेंगे लेकिन अपने स्टाइल में बात करेंगे। इसीलिए इनोवेटर इसको कहा जाता है। न्यू तरीके से बात करेंगे, मॉडर्न तरीके से बात करेंगे, इसलिए इसको इनोवेटर कहा जाता है। रियलिस्ट मतलब जो हो रहा है वही बात करेंगे। ओके, इन विजनरी यानी ड्रीम्स की भी बात करेगा। समटाइम्स हम देखेंगे किस तरह से। सेकेंड बुलेट पे आ जाते हैं टी.एस. इलियट्स बैकग्राउंड इन एजुकेशन। इट्स वेरी इजी कि वो 1888 में पैदा हुआ, यूएसए ऑक्सफोर्ड से पढ़ा ये, और उसके बाद इंग्लैंड में अपना कैरियर सेट कर दिया। राइज इन प्रोमिनेंस के कब इसको फेम मिली। ऑब्वियसली हर एक पोइट का एक कैरियर होता है, उसका पास्ट होता है, तो किस तरह से उसको फेम मिली, तो कहते हैं 1920 से 1930 तक इसको फेम मिली थी। फॉर एग्जांपल आपको पता है जॉर्जियन पोइट्री 1922 तक फेमस हुई थी। क्यों जॉर्जियन पोइट्री, आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया भी, इट इज़ ऑल अबाउट द फॉल्स कंसेप्ट ऑफ वार। के कहते थे कि वार जो सोल्जर्स हैं ये हीरोज़ हैं हमारे, और ये कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। पेट्रियोटिज़म था हर तरफ, वार को अप्रिशिएट किया जाता था, उसके अंदर नेशनलिज़म की एक लहर थी। तो ये वार का एक अच्छा पहलू दिखाया जाता था कि आप अपने मुल्क के लिए सेक्रीफाइस करें तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये हीरोइज़म है, और इस तरह से ये जॉर्जियन पोइट्री थी। लेकिन 1922 में जब इसने वेस्टलैंड पब्लिश की ना, तो वेस्टलैंड वाज ऑल अबाउट द रियलिस्टिक सिचुएशन ऑफ एट दैट मोमेंट। जब वर्ल्ड वार 1 चल रही थी तो वेस्टलैंड उसके बारे में थी। जब वेस्टलैंड ने दिखाया कि वार का बुरा एस्पेक्ट दिखाया, तो जॉर्जियन पोइट्री ख़त्म हो गई और टी.एस. इलियट की प्रोमिनेंस आ गई। टी.एस. इलियट फेमस हो गया कि अब तो पोइट्री में रियलिटी की बात हो रही है, ना कि और ट्रेंच पोइट्री की बात हो रही है, यानी असल पोइट्री जो हो रहा है वो बात हो रही है इंस्टेड ऑफ एनी फॉल्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसलिए इसको 1922 से स्पेशली इसको प्रोमिनेंस मिली थी। उसके बाद देखें, मैं क्लासिसिज्म और इलियट की अप्रोच डिस्कस कर लेती हूँ। क्लासिसिज्म के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता भी चुकी हूँ। अब देखें, ये जो था ना होमर वगैरह, यानी फ्रेंच और जो रोमन राइटर्स थे ना और जो ग्रीक राइटर्स थे जैसे अरिस्टोटल्स, होमर, विर्गिल एट्सेट्रा, इसके दौर में जो ये क्लासिसिस्ट थे। ठीक है, और ये अपने एक ख़ास रूल्स फॉलो करते थे, ख़ास इनके पैटर्न होते थे, ऑर्डर फॉलो करते थे कि इस तरह से पोइट्री ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, इस तरह से इस स्टाइल में लिखी जानी चाहिए, इससे बाहर आप नहीं मूव कर सकते। प्रॉपर एक स्टाइल होता था, प्रॉपर हर चीज़ होती थी। ठीक है, जिसको वो फॉलो करते थे। उन्हीं को इमिटेट किया था पोप वगैरह ने, जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर क्लासिकल एज है, न्यू क्लासिकल एज है। लेकिन जो टी.एस. इलियट था, ये कैसे उनसे डिफरेंट था, ये उनको प्रेज़ करता था। ये कहता था कि हम पास्ट के बगैर हमारी इंग्लिश जो पोइट्री है वो कुछ भी नहीं है। पास्ट की कुछ बुनियाद है, कुछ रोल है हमारी इंग्लिश पोइट्री के अंदर, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें क्लासिकल राइटर्स को प्रेज़ करना चाहिए, लेकिन उनको कॉपी नहीं करना चाहिए। उनको प्रेज़ करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनके थीम्स से, उनकी लिटरेरी डिवाइसेस से, कि उनके ऑर्डर से भी बेशक आप सीख लें कि वो किस तरह से पोइट्री ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल उनको कॉपी करना शुरू कर दें। ये एक डिफरेंस याद रखना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर बताऊं कि ये सिर्फ कहता था कि क्लासिसिज्म का जो इसको चीज़ अपील करती थी ना, और जो उसने अपनी पोइट्री के अंदर यूज़ की, वो ऑर्डर था। ऑर्डर से क्या मुराद था कि पोइट्री ऑर्गेनाइज कैसे हुई है। अगर आप वेस्टलैंड को पढ़ें तो इसने डिफरेंट सेक्शंस रखे हुए हैं वेस्टलैंड के अंदर, हर सेक्शन एक अलग चीज़ पे फोकस करता है। और दैट डजंट मीन कि इसका ये मतलब नहीं है कि पोइट जो है वो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन कर रहा है, लिखता ही जा रहा है। नहीं, उसने प्रॉपरली सोचा कि मैंने अपनी पोइट्री को इस तरह से अरेंज करना है, सेक्शंस बनाने, हर एक सेक्शंस पे इसको फोकस करना है। तो इस तरह से हम इसके क्लासिसिज्म का एलिमेंट इसके वर्क में देखने को मिलता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो अलूजन्स देता है। आपको पता है अलूजन्स क्या होती है? रेफरेंसेस, रिलीजियस रेफरेंसेस इसने दिए हुए अपनी राइटिंग के अंदर, जैसे होमर की ओडिसी से दिए हुए। ठीक है, तो ये इस तरह से क्लासिकल अप्रोच फॉलो करता था। फिर कहता था कि लिटरेचर एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लिटरेचर को कहता था कि ये एक आज का अमल नहीं है। आज जो हम लिख रहे हैं ये सिर्फ आज की बात नहीं हो रही, बल्कि पास्ट में। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम टुडे इज़ नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम टुडे,
ये हम पास्ट में क्या करते हैं उससे इंसान सीखता है, और जो आज इंसान एक्शन परफॉर्म करता है वो पास्ट की मिस्टेक्स से या पास्ट के एक्शंस से सीख के करता है, और जो आज करता है दैट इज़ द ट्रू रिफ्लेक्शन कि फ्यूचर में क्या होगा। तो वो कहते हैं कि एक टाइम में हम प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट है वो सिर्फ एक प्रेजेंट ही नहीं है बल्कि दोनों वक्तों से कनेक्ट है, पास्ट से भी कनेक्ट है और फ्यूचर से भी कनेक्ट है। आई होप से समझ आएगी। इसी तरह कहते हैं लिटरेचर इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर लिटरेचर में आज कोई पोइट्री है तो क्लासिकल राइटर्स ने भी इसमें कुछ रोल प्ले किया था पास्ट में, हमने उससे भी सीखा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वही ट्रेडिशंस लेके ही हम आगे चल रहे हैं, उसी के अंदर कुछ बदलाव आया था तो आज हम इस पोइट्री पे पहुंचे हैं। वो कहते हैं कि पास्ट से भी कनेक्शन और इसी हमारी आज की पोइट्री का फ्यूचर में भी कनेक्शन होगा। समझ आ गई। फॉर एग्जांपल क्लासिकल राइटर्स जो थे, कॉन्सेप्ट लव का एक ही था लेकिन वो कुछ अपने अलग उनके कॉन्सेप्ट होते थे, स्टाइल होते थे उसको बताने के, और आज के दौर में एक मटीरियलिज्म भी इन्वॉल्व हो गया लव कॉन्सेप्ट के अंदर, जो कि हम अलग तरीके से बताते हैं, अलग इनोवेशन से बताते हैं और फ्यूचर में कुछ और होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से लिटरेचर कंटिन्यूस प्रोसेस है। इलियट्स व्यू ऑफ क्लासिसिज्म, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो था प्रॉपर उनको फॉलो नहीं करता था कि अच्छा मैंने हीरोइक कॉपलेट ही यूज़ करना है जैसे क्लासिकल एज के पोप वगैरह करते थे, मैंने रॉयल सोसाइटी के रूल्स को ही फॉलो करना है, मैंने प्रिसाइज ही लिखना है, मैंने क्लियर ही लिखना है, नहीं, बल्कि ये सिर्फ उनके ऑर्डर को फॉलो करता था और उनको प्रेज करता था, समटाइम्स उनके रेफरेंसेस दे देता था। डिफरेंस फ्रॉम 18th सेंचुरी क्लासिसिज्म, मैंने आपको बताया कि उनकी तरह स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं फॉलो करता था। रिक्वायरमेंट्स फॉर मॉडर्न राइटर्स के, इनोवेटर किस तरह से था, मॉडर्न राइटर किस तरह से था, कह रहा था कि सीखो उनसे, बेशक उनके ऑर्डर को फॉलो करते रहो लेकिन उनको टोटली कॉपी मत करो, उनको इमिटेट नहीं करो, बल्कि आज जो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर चल रहा है उसी की बात करो, उसी स्टाइल में लिखो। आज के हमारे अपनी लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल आज सोशल मीडिया है, तब नहीं था। सोशल मीडिया पे अपने स्लैंग्स बन चुके हैं, अपने कोलोक्वियल लैंग्वेज बन चुकी है, लोगों के बात करने का सोशल मीडिया पे जो एक पूरी कम्युनिटी है उसमें डिफरेंट स्लैंग्स यूज़ होते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं आज की मॉडर्न पोइट्री के अंदर, जो कि डिफरेंट है। ये लैंग्वेज आज की डिफरेंट है, क्लासिकल राइटर से लैंग्वेज डिफरेंट है, स्टाइल डिफरेंट है और थीम्स भी हमारे डिफरेंट हैं। सिर्फ हमने उनके ऑर्डर को या फिर उनसे सीखना है और उनको इनकरेज करना है, उनको मानना है कि दे प्लेड अ रोल इन हिस्ट्री। दैट डजंट मीन कि आप उनको बिल्कुल ही फॉलो करते जाओ, अपने स्टाइल में लिखो, ये एक मॉडर्न स्टाइल है। ठीक है। इलियट सरप्राइजिंग इनोवेशन, आई टोल्ड यू कि इसने और भी तरीके देखना शुरू कर दिए किस तरह से हम पोइट्री को एक न्यू स्टाइल में बता सकते हैं, एक बात न्यू अंदाज में कर सकते हैं। तो इसने जब जो फोकस करना शुरू किया तो इसको अज़रा पॉन्ड मिली, जो जिसने इमेजिज़म मूवमेंट चलाई थी, तो ये इससे इंस्पायर हुआ और इसने इमेजिज़म मूवमेंट को सराहा क्योंकि एक न्यू स्टाइल था मॉडर्न थीम्स को डिस्कस करने का, जो कि क्लासिकल एज में नहीं था। ठीक है। उसके बाद रिजेक्शंस ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज, आपको मैंने बताया कि कैसे ट्रेडिशनल लैंग्वेज आज की लैंग्वेज से डिफरेंस है। जैसे आज हम कॉलोक्वियल लैंग्वेज कुछ और है, स्लैंग से हमारे सोशल मीडिया के अंदर डिफरेंट वर्ड्स हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि पहले नहीं होते थे, पहले लोग इसको नहीं समझ सकते थे। आज जो न्यू वर्ड्स आए हैं हमें उसी को फॉलो करना है, और अगर हम पुराने वर्ड्स लिखना शुरू कर दें तो वो अनसूटेबल होंगे और आज के लोग उसको वो अपील नहीं कर सकेगा लोगों को। न्यू मीडियम फॉर मॉडर्न पोइट्री, अब मैंने आपको बताया कि मॉडर्न लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स को शो करती है लाइफ के, जो कि पुराने नहीं कर सकते थे। डिफरेंस इन लैंग्वेज भी बता दिया है। इन्फ्लुएंस ऑफ अज़रा पॉन्ड, देखें इस अज़रा पॉन्ड से इससे इन्फ्लुएंस हुआ, और अज़रा पॉन्ड जैसे डेली लाइफ के वर्ड्स यूज़ करती थी ना, जैसे हम आपस में बात करते हैं, इस तरह की वर्डिंग उसने यूज़ करनी शुरू कर दी थी पोइट्री के अंदर, जो कि क्लासिकल नहीं मानते थे। क्लासिकल कहते थे कि एक प्रॉपर रूल है, एक प्रॉपर रेगुलेशंस हैं, रूल्स सेट हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करना है, उसी तरीके से पोइट्री करनी है, हीरोइक कॉपलेट में ही लिखनी है, उसके अलावा लिखी तो वो पोइट्री कंसीडर नहीं होगी। लेकिन आज के जो अज़रा पॉन्ड था उसने क्या किया था, उसने कन्वर्जेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू कर दी थी, जैसे आम दो स्पीकर आपस में बात करते हैं मॉडर्न एज के। इसी को टी.एस. इलियट ने भी फॉलो किया, लेकिन टी.एस. इलियट की एक ख़ास बात थी कि ये एलूजन्स डालता था। अगर किसी जगह चाहता था कि उसकी पोइट्री अपील करे लार्ज ऑडियंस को, तो ये पुराने वक्तों से या पुराने क्लासिक, क्योंकि उसको बहुत नॉलेज था, उसने पढ़ रखा था सबको, तो वो वहाँ से कोई फेमस
कोटेशन लाइंस उठा के डाल देता था, रिलीजियस रेफरेंसेस डाल देता था, जिसको एल्यूजन कहते हैं। तो इस तरह से ये इलियड से एज़रा पोंड से डिफरेंट भी था। पोइटिक लैंग्वेज आई टोल्ड यू कि किस तरह से जो इलियड की पोइट्री है ये सिर्फ आज के दौर की बात नहीं करती, जैसे कन्वर्जेशनल टोन नहीं है, सिर्फ डेली लाइफ की बात करके वो अपनी पोइट्री में यूज़ नहीं करता, बल्कि समटाइम्स पुराने वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, आर्केक वर्ड्स भी यूज़ करता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ठीक है, तो मिक्स्ड अप्रोच फॉलो करता था। इलियड्स अवेयरनेस ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम्स, देखिए मॉडर्न प्रॉब्लम्स से अवेयर था, तभी तो इसने द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक में यूज़ किया हुआ कि कैसे ये जो लवर है वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं सक रहा, कैसे वो परेशान है, कैसे वो डिसअपॉइंटेड है, कैसे उसको होप्स ख़त्म हो चुकी हैं। इसी तरह से वेस्टलैंड लिखी हुई, वेस्टलैंड के अंदर वो सिचुएशन बताई हुई है जो मॉडर्न एज के अंदर चल रही थी, कैसे लोग एंग्जाइटी का शिकार थे, कैसे वो डिसअपॉइंट हो चुके थे, मीनिंग नहीं था उनकी ज़िंदगी में कोई, वो गॉड की एग्जिस्टेंस पे उनको यकीन नहीं रहा था। तो इस तरह से ये थीम्स शो होते हैं। डेसोलेट सीन इन वेस्टलैंड, देखिए अगर आप वेस्टलैंड को पढ़ें तो इसके अंदर काफ़ी डिसअपॉइंट ऐसी लैंग्वेज यूज़ की हुई है कि जो पढ़ के ही ऐसा लगता है कि राइटर जो था वो बहुत होपलेस था, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 हो चुकी थी, बहुत सारी डेथ्स हो चुकी थी, डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी, लोग परेशान हो चुके थे। तो एक मायूसी का जो थीम था वो इसने रिफ्लेक्ट किया हुआ है। जैसे अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस सामने दिख रहा है कि किस तरह से टूटा हुआ एक पोइट बात कर रहा है, सिचुएशन टूटी हुई बता रहा है, डिसअपॉइंटमेंट बता रहा है। सन बीट्स एंड द डेड ट्रीज गिव्स नो शेल्टर, यहाँ पर ट्रीज़ तक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और कोई शेल्टर प्रोवाइड नहीं करे, यानी हर चीज़ मीनिंगलेस हो चुकी है। ठीक है, हॉलो मैन के अंदर अगर आप बात करें, वी आर हॉलो मैन, वी आर स्टफ्ड मैन, कहते हैं कि दिखने से तो हम स्टफ्ड मैन हैं, यानी फुल दिखते हैं कि हम ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन अंदर से हम एक स्ट्रा की तरह, स्ट्रा जो होता है वो एक चूसा हुई चीज़, यानी उसके अंदर कुछ नहीं बचा हुआ, तो ऐसा बंदा खोखला, ऐसी सिचुएशन बताई हुई है। इलियड्स ये किसकी सिचुएशन बताई हुई है? वर्ल्ड वार 1 के बाद लोगों की सिचुएशन बताई हुई है, तो ये इस तरह की थीम फॉलो करता था। इलियड्स मिस्टिकल सेंस ऑफ टाइम, मिस्टिकल से मुराद की स्पिरिचुअल थीम यूज़ करता था। आपको पहले भी बताया कि होमर की ऑडिसी से रिलीजियस रेफरेंसेस इसने कोट किए हुए हैं, तो ये शो करते हैं कि कैसे वो मिस्टिकल था। उसके बाद इलियड्स मिस्टिकल सीन ऑफ टाइम, टाइम से मुराद क्या, देखिए मिस्टिकल का मतलब होता है कि जो आज चल रहा है ना, इससे यानी जो ज़िंदगी में चल रहा है, जो कंडीशन है, उससे बियॉन्ड जाके कुछ सोचना, उस एक डीप कनेक्शन बनाना दुनिया के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया कि आज की बात करेगा तो साथ में पास्ट की भी करेगा, फ्यूचर की भी बात करेगा, कि सारे आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो फिर कहता था कि अगर आज की सिचुएशन जो बहुत बुरी सिचुएशन है, वर्ल्ड वार 1 की सिचुएशन है, अगर आप इस सिचुएशन में भी सब कुछ भुलाकर अगर आप नेचर में जाते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर, तो आप एक ऐसी आप कनेक्शन फील करेंगे नेचर के साथ कि जो सही मीनिंगफुल होगा और डीप कनेक्शन देगा, आपको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस देगा। तो ये इसने कनेक्शन शो किया हुआ है। और मैंने टाइम, प्रेजेंट, पास्ट का भी बता दिया। एक्सपीरियंसिंग द अटर्नल नाउ, कि आप किस तरह से अपने पर्सपेक्टिव को मार के, फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक के बारे में अपना पर्सपेक्टिव बना देते हैं, नो मैटर कि हमारा वो है भी या नहीं, जस्ट किसी को नीचा दिखाने के लिए। कोई जो होता है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को मार के टीएस लेट कहता था कि आप ऐसे किसी चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाओगे, सारा कुछ बोल के आप जस्ट उस चीज़ को फील करो, तो दैट वुड बी द डीपर कनेक्शन, दैट इज़ जस्ट गो बियॉन्ड द मटीरियल वर्ल्ड। तो इस तरह से मैंने आपको नेचर की एग्जांपल भी दी। इसी तरह से इसने 4 क्वार्टर पोम्स लिखी हुई है। इसी तरह से लिटिल गिडिंग भी लिखी हुई है, ड्राई सेल्वेजेस, लिटिल गिडिंग। इसके अंदर इसने स्पिरिचुअल और मिस्टिकल मूड को डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट W.B. कीस्ट। वो भी बहुत अच्छा फेमस पोइट है। हम उसकी अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह का पोइट था और वो T.S. एलियट से डिफरेंट किस तरह से था। थैंक यू सो मच।